इस पहाड़ को अगर दूर से देखा जाए तो ये बिल्कुल एक नॉर्मल पहाड़ की तरह नजर आएगा, मगर इसके करीब इसकी सतह पर जाकर जो कुछ देखने को मिलता है वो बिल्कुल गैर मामूली है। गोनोंग परांग के नाम से मशहूर ये पहाड़ के ऊपर हजारों की तादाद में रेक्टेंगल शक्ल के पत्थर मौजूद हैं। ये पत्थर किसी भी तरीके से कुदरती पत्थर नहीं लगते, बल्कि ऐसा लगता है कि इन्हें एक खास तरतीब से काटा गया है। दोस्तों, ये आइलैंड आतिशफशां से भरा पड़ा है और रिसर्चर्स के मुताबिक हो सकता है यहाँ कोई आतिशफशानी के नतीजे में जाहिर होने वाला पत्थर पड़ा हो, जिसे काटकर इस तरतीब में शक्ल दे दी गई है। रिसर्चर्स ने जब इन पत्थरों पर मजीद रिसर्च की तो वो हैरान रह गए, क्योंकि वो पत्थर इस जगह के नहीं थे। इसका मतलब ये था कि ये पत्थर किसी और जगह पर काटे गए थे और बाद में इनको एक एक करके इस मकाम पर लाया गया था। पहाड़ की चोटी पर ये पत्थर जा बजा बिखरे पड़े हैं। कुछ मकामात पर ये पत्थर एक दूसरे के ऊपर इंतहाई तरतीब से रखे हुए भी पाए गए हैं और इनके दरमियान जोड़ने के लिए सीमेंट भी डाला गया था। दोस्तों, वो जिस तहजीब के लोग भी थे, तहकीक से यही पता चल रहा था कि वो यहाँ पर कोई इमारत तामीर करना चाहते थे। रिसर्चर्स जैसे जैसे यहाँ पर तहकीक कर रहे थे, इसी तरह साथ के साथ वो हैरान भी हो रहे थे, क्योंकि पत्थरों के दरमियान मौजूद सीमेंट की जब कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला ये पत्थर 2500 साल पुराने हैं। माहिरीन आसार कदीमा को यहाँ पर 20 फुट की गहराई पर 7500 साल पुराने गारे के नमूने मिले। सबसे ऊपर वाली तह पर 2500 साल पुराने और 20 फुट की गहराई पर 7500 साल पुराने नमूने के मिलने का मतलब ये था कि यहाँ पर कोई ऐसी कदीम तहजीब आबाद थी जो वक्त के साथ साथ किसी बहुत बड़े ढांचे को तामीर कर रही थी। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक इंसानों की हिस्ट्री 7500 साल ही पुरानी है, इसलिए इससे नीचे खुदाई करने का कोई फायदा नहीं। मगर फिर भी कुछ रिसर्चर्स ने इस पहाड़ पर कोर ड्रिगिंग करने का फैसला किया। हैरत अंगेज तौर पर इस ड्रिगिंग से जो नमूने निकलकर सामने आए तो इन पर यकीन करना इंतहाई मुश्किल काम था। गहराई तक के नमूने 3000 साल से लेकर 7500 साल तक ही पुराने थे, मगर 50 फुट की गहराई से भी गारे के कुछ नमूने लिए गए। इनकी कार्बन डेटिंग करने पर पता चला कि ये 11600 साल पुराने हैं। ये 9600 BC का साल था। उस वक्त आखिरी आइस का जमाना चल रहा था। मामला और ज्यादा पेचीदा तब हुआ जब वहां पर 100 फुट नीचे की गई ड्रिलिंग से जो नमूने निकलकर सामने आए वो गारे के नमूने 24000 साल पुराने थे। ये आइस एज की बुलंदी का दौर था। उस दौर में इंसानों की किसी अनदेखी तहजीब ने पहाड़ों के अंदर इतना ज्यादा नीचे कंस्ट्रक्शन का काम किया था। दोस्तों, ये एक बहुत अहम खबर थी क्योंकि ये ह्यूमन हिस्ट्री को बदलने जा रही थी। अगर हम तारीख की किताबों को पढ़ें तो हमें पता चलता है कि ह्यूमन 7500 साल पहले डेवलप होना शुरू हुए थे। इसीलिए माहिरीन आसार कदीमा का यह कहना था कि ये नहीं हो सकता कि ये काम किसी इंसानी तहजीब का हो, क्योंकि इंसान उस दौर में इतने काबिल नहीं थे। मगर माहिरीन आसार कदीमा को यकीन दिलाने के लिए किसी ठोस सबूत की जरूरत थी, जैसा कि कोई इंसानी ढांचा या कोई कदीम दौर का बर्तन वगैरह। कुछ माहिरीन आसार कदीमा ने इस पहाड़ पर GPRO सेस्मिक टोमोग्राफी के जरिए स्कैन करने का फैसला किया। स्कैन के विजिट से पहाड़ के अंदर का जो मंजर सामने आया वो रिसर्चर्स के होश उड़ाने के लिए काफी था। और के अंदर काफी मकामात पर हॉलो स्पेसेस नोट की गई थी। 3 बड़े बड़े चेंबर जो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से बने हुए थे। ये तीनों चेंबर एक टनल नुमा रास्ते के जरिए एक दूसरे से बाहम मिले हुए थे और सबसे ऊपर वाला चैम्बर पहाड़ के साथ जुड़ा हुआ था। दोस्तों, इस कारीगरी को देखकर लग रहा है कि यहाँ पर एक ऐसी तहजीब आबाद थी जो अपने दौर में बहुत ज्यादा एडवांस रही होगी। दोस्तों, डायनासोर्स ने हमारी इस जमीन पर तकरीबन 150 साल से ज्यादा अरसा गुजारा और इस जमीन पर तकरीबन लाखों की तादाद में मौजूद थे। इन डायनासोर्स की मुख्तलिफ किस्में थीं जो पूरी जमीन पर घूमा करते थे। इनमें से कुछ डायनासोर्स तो उड़ने वाले भी थे, मगर आज तक हमें इन डायनासोर्स के इंतहाई कम फॉसिल्स मिले हैं। मुमकिन है कि जमीन की बालाई परत में होने वाली तब्दीलियों की वजह से डायनासोर्स की सारी स्पीशीज हमारे लिए खत्म हो गई हों, इनके फॉसिल्स भी बाकी न रहे हों और इसी वजह से जितनी भी कदीम तहजीबें थीं वो सब बिल्कुल खत्म हो गई हों और जमीन भी न जाने किस कदर गहराई में समा गई हो। सोचने की बात है कि आज से तकरीबन 70 मिलियन साल पहले जब इस दुनिया से हर किस्म के डायनासोर्स का खात्मा हो रहा था, उस वक्त टी-रेक्स जो डायनासोर्स की ही एक किस्म थी जो इंतहाई ताकतवर और तमाम डायनासोर्स पर गालिब थी, वो तकरीबन कुर्रे अर्ज में हर जगह पर पाए जाते थे और इनकी तादाद 2.5 बिलियन के आसपास थी।
एक अंदाजे के मुताबिक उन्होंने इस जमीन पर 12,700 साल गुजारे। अब सोचने की बात यह है कि ये स्पीशीज तादाद में इतनी ज्यादा थी, ताकतवर थी। ये स्पीशीज इंतहाई मजबूत हड्डियां रखती थी। कहा जाता है कि इनका जबड़ा भी इंतहाई मजबूत था। मगर माहिरीन आसार कदीमा इन डायनासोर्स की महज 32 स्पीशीज ही दरियाफ्त कर सके हैं और इनके ढांचे अजायब घरों में मौजूद हैं। ये जानदार 16 करोड़ साल तक इस जमीन पर चलते फिरते रहे। दोस्तों, आज जो हम फजा में उड़ते हुए परिंदे देखते हैं, कहा जाता है कि ये परिंदे भी डायनासोर्स की एक किस्म से ताल्लुक रखते हैं। इस किस्म का नाम थेरोपॉड है। दोस्तों, फॉसिल्स बुनियादी तौर पर कार्बन से बने होते हैं और हड्डियों जैसे नामियाती मवाद को फॉसिल्स में तब्दील होने के लिए मखसूस हालतों की जरूरत होती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए हमें 100 अरब साल पहले किसी भी तहजीब के फॉसिल्स मिल सकते हैं? इसी तरह आज से कुछ अरब साल बाद मुस्तकबिल के माहिरीन आसार कदीमा को क्या हमारे फॉसिल्स मिल सकेंगे? दोस्तों, हमारा हड्डियों का निजाम और हमारे दांत भी इस कदर मजबूत नहीं है कि साल 2 साल के बाद इनकी कोई हैसियत हो। हमें इस जमीन पर आए हुए सिर्फ 3 मिलियन साल का अरसा हुआ है और हमारी टेक्नोलॉजी में महज 300 साल पहले जिद्दत आना शुरू हुई है। फर्ज करें कि आज से 100 से 200 साल बाद इस जमीन पर इंसानी हड्डियां बस कुछ ही सेंटीमीटर पर मुहित होंगी और ये रिसर्च उन माहिरीन आसार कदीमा के लिए कुछ खास अहमियत नहीं रखती होगी। दोस्तों, कदीम पानी और इसमें रहते हुए जानदार हमें कदीम टाइमलाइन का तखमीना लगाने में मदद देते हैं। मगर दोस्तों, आने वाले वक्तों में सिर्फ यही मवाद काफी होगा जिससे रिसर्चर्स को इंसानी बाकियात का अंदाजा हो सकेगा। हर गुजरते वक्त के साथ साथ पनपने वाली जदीद तहजीब जब अपने इख्तिताम को पहुंचती है तो जमीन की रेत में छुपी हुई तहों में अपनी बाकियात लाजमी छोड़ती है। अगर फ्यूचर के माहिरीन आसार कदीमा इस बात पर गौर करें तो उन्हें रिसर्च करने में काफी ज्यादा आसानी हो सकती है। इसी तरह गोल्ड, निकल, प्लैटिनियम या फिर प्लूटोनियम 244 और क्यूरियम 247। दोस्तों, ये सभी चीजें लैब में मसनूई तरीके से तैयार की जाती हैं या इनको जेरे जमीन कानकनी के जरिए हासिल किया जाता है। यानी अगर ये चीजें जमीन की किसी एक ही लेयर में बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद हों तो दोस्तों यकीनन ये कदीम तहजीब की निशानी भी होगी। यानी यहाँ पर बहुत वक्त पहले कोई तहजीब आबाद हुआ करती थी। दोस्तों, कैलाश पहाड़ सफेद बर्फ की चादर ओढ़े हुए तिब्बत के पहाड़ी सिलसिले में अपनी पूरी खूबसूरती के साथ मौजूद है। ये पहाड़ काफी पुरअसरार है। इस पहाड़ के बारे में कहा जाता है कि ये पहाड़ अपनी जगह बदल लेता है। इस पहाड़ के बारे में बहुत से किस्से और कहानियां मशहूर हैं। 6,638 फुट तक बुलंद होने के बावजूद आज तक कोई इंसानी पांव इस पहाड़ को सर नहीं कर सका। टॉप 100 पहाड़ों की लिस्ट में भी इसका नाम कहीं नहीं आता। ये ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से कम है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 फुट तक बुलंद है। तकरीबन 7,000 तक लोग इस पहाड़ को सर कर चुके हैं। इस पहाड़ के इर्द गिर्द 1 किलोमीटर के अंदर वक्त इंतहाई तेजी से गुजर जाता है। इस जगह के अंदर जाने से हैरत अंगेज तौर पर आपके बाल और नाखून एक दिन में इतने बढ़ जाएंगे जितने आपके बाल और नाखून 1 माह में बढ़ते हैं। इस पहाड़ के किनारे पर 2 झीलें वाक़े हैं। इन दोनों झीलों को एक बारीक सी पट्टी आपस में जुदा करती है। इनमें से एक झील का पानी इंतहाई साफ, शफाफ और सुकून इख्तियार किए हुए है और ये झील देखने में काफी खूबसूरत नजर आती है, जबकि इसके साथ मौजूद दूसरी झील का पानी हर वक्त शोर मचाता रहता है। कुछ लोग इन दोनों झीलों को मुख्तलिफ ताकतों से जोड़ते हैं। पुरसुकून झील को नेकी जबकि दूसरी झील को बदी के साथ मंसूब किया जाता है। बदी की झील के मुतालिक वहां के मकामी लोगों का कहना है कि ये झील खुद ब खुद गायब हो जाती है और अपने पीछे कीचड़, गारे और मिट्टी के निशानात छोड़ जाती है। फिर अचानक इस झील का पानी वापस आ जाता है जैसे कभी गायब ही ना हुआ हो। इसके इस अजीबोगरीब रवैये की वजह से इसको द गोस्ट लेक भी कहा जाता है। इस पहाड़ के पास मौजूद इस ताजा पानी की झील को मना सरोरे के नाम से जाना जाता है। ये झील एशिया के 4 बड़े दरियाओं से मिलती है। अगर कोई भी कोह पैमा इस चोटी को सर करने की कोशिश करता है तो उसे लम्हा ब लम्हा ऐसे लगता है जैसे ये पहाड़ उसके पास से सरकता जा रहा है। इस तरह वो इंसान अपनी समत भटक कर किसी और रास्ते पर चल पड़ता है। कहा जाता है कि जब कोई कोह पैमा इसको सर करने के करीब होता है तो खराब मौसम की वजह से उसे वापस आना पड़ता है और यहां तक कि कुछ कोह पैमा तो गायब भी हो जाते हैं। बाज रिसर्चर्स का यह ख्याल है कि ये पहाड़ नहीं बल्कि पिरामिड है।
अगर हम इस पहाड़ के नजदीक जाएंगे तो एक वक्त में हमें बहुत मीठी और सुरीली आवाजें सुनाई देंगी, मगर अगले ही लम्हे बहुत खौफनाक किस्म की आवाजें सुनने को मिलेंगी। कुछ लोगों का कहना है कि इस पहाड़ पर कुछ अजीबोगरीब मखलूकात आबाद हैं और ये आवाजें उन्हीं की हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर चाइना का एक रिसर्च सेंटर आबाद है जो कि अमेरिका की कंपनी नासा से मुशाबिहत रखता है। इस पहाड़ के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग है जो किसी भी जानदार पर बराह रास्त असरअंदाज हो सकती है। यहां से मसनूई बारिशों को भी कंट्रोल किया जाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे चलकर हम ये जानते हैं कि क्या ये सब कुछ सच है या सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां ही हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये कैलाश पहाड़ी के आसपास ही कहीं कैलाश वादी वाक़ होगी, मगर ऐसा कुछ नहीं। कैलाश वादी का कैलाश पहाड़ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हिंदू मजहब में ये पहाड़ एक देवता की हैसियत रखता है। हिंदू मजहब में शिव गॉड को मानने वाले इस मकाम को शिव का मस्कन समझते हैं। इसके अलावा हिंदू मत और बुद्ध मत में बाकायदा इसकी परस्तिश की जाती है। इस पहाड़ के आसपास आपको बहुत से मंदिर भी देखने को मिलेंगे। ये पहाड़ चीन में मौजूद है। इस पहाड़ को सर करने के चक्कर में बहुत से कोहपैमा अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। इसको सर न कर पाने की बड़ी वजह यहाँ का पुरअसरार माहौल बताया जाता है, मगर इस दौरान इस पहाड़ के बहुत से राज भी खुल चुके हैं। कोहपैमाओं की एक टीम ने तिब्बत में मौजूद इस पहाड़ का राज जानने की कोशिश करने के लिए एक टीम तश्कील दी और उन्होंने ये इरादा किया कि हम इस पहाड़ को लाजमी सर कर लेंगे। इस मकसद के लिए उन्होंने वहां पर कैंप लगाया। ये कोहपैमा बताते हैं कि जिस जगह उन्होंने कैंप लगाया वहां पर वक्त इंतहाई तेजी से गुजरा, यानी यहां पर उम्र बहुत तेजी से बढ़ती है। चीन ने सन 1992 में 23 अफराद पर मुश्तमिल कोहपैमाओं की एक टीम तश्कील दी और इन लोगों को कैलाश माउंटेन सर करने के लिए तैयार किया। इस ग्रुप में चाइनीज और जापानीज माहिर कोहपैमा शामिल किए गए। ये लोग 28 अप्रैल सन 1992 को अपने मकसद के लिए रवाना हुए। इनकी मंसूबाबंदी ये थी कि वो 15 दिन के अंदर अंदर इस पहाड़ को फतह कर लेंगे और 1 जून को वो जमीन पर वापस आ जाएंगे। उन्होंने अपने साथ 35 दिन का खाना और जरूरियाते जिंदगी का दूसरा सामान रख लिया और अपने सफर की इब्तिदा की। ये टीम 15 दिन तक मुसलसल राबिते में रही, मगर 16वें दिन इनका राबिता मुनक़ते हो गया। 15 दिन में उन्होंने कैलाश माउंटेन को 2500 फुट तक सर कर लिया था। इसी तरह दिन गुजरते गए और 1 जून का दिन आ गया, मगर इन लोगों का कहीं कुछ भी पता नहीं चल रहा था। ये जमीन पर जिन लोगों के साथ राबिते में थे, उन्होंने कोहपैमाओं के साथ राबिता करने की मुसलसल और बहुत ज्यादा कोशिश की, मगर इनका कहीं भी कोई सुराग ना मिला। तब रिसर्चर्स ने यह फैसला किया कि वो हेलीकॉप्टर के जरिए इस पहाड़ पर जाएंगे और उनको तलाश करेंगे। हैरत अंगेज तौर पर जब ये हेलीकॉप्टर उन कोहपैमाओं की तलाश में निकला तो ये हेलीकॉप्टर खुद ही लापता हो गया और आज तक इस हेलीकॉप्टर का कहीं भी कोई सुराग नहीं मिल सका और न ही उन 23 अफराद पर मुश्तमिल कोहपैमाओं के ग्रुप का कोई सुराग मिल सका। कहा जाता है कि करोड़ों साल पहले किसी अजीबुल खलकत मखलूक ने इस पहाड़ को बनाया था। इस पहाड़ पर 4 मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले लोग आते हैं और ये चारों मज़ाहिब इस पहाड़ को अपने लिए किसी देवता से कम नहीं समझते। इस पहाड़ पर चढ़ने वाले कोहपैमा मुख्तलिफ और अजीबो गरीब मकनातीसी वाकयात को भी नोट करते हैं। सैटेलाइट की मदद से भी इस पहाड़ पर बहुत ज्यादा अजीबो गरीब चीजें देखने को मिलती हैं। कुछ कोहपैमा इस पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते अचानक बिल्कुल सीधी जगह पर पहुंच जाते थे और वो जगह बिल्कुल हमवार सड़क की तरह होती थी। इस पर चढ़ते वक्त इस पहाड़ का मौसम नॉर्मल होता है, मगर देखते ही देखते एकदम से कहीं से काले बादल आते हैं और गरज चमक के साथ बारिश शुरू हो जाती है। इस वजह से कोहपैमा अपना सफर जारी नहीं रख सकते और उन्हें मजबूरन नीचे आना पड़ता था। कुछ कोहपैमा ऐसे भी होते थे जिन्होंने बहुत मर्तबा बहुत से पहाड़ों को सर किया हुआ था और उनके लिए पहाड़ सर करना सीढ़ी चढ़ने के बराबर था। ऐसे लोगों की सेहत अचानक इस कदर खराब हो जाती कि उन्हें इस पहाड़ से नीचे उतरना पड़ता या फिर उन्हें इस पहाड़ से रेस्क्यू करके वापस लाना पड़ता था। एक बहुत बड़ा और नामवर कोहपैमा जिसका नाम कर्नल विल्सन था, उसका कहना है कि उसने ऊपर तक जाने के लिए इंतहाई आसान रास्ता दरियाफ्त कर लिया था, मगर अचानक कहीं से बर्फ गिरी और उनका रास्ता मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो चुका था। एक और कोहपैमा जिसका नाम सर्गेई सिस्टियाकोव्स था, ये एक रशियन कोहपैमा था। इसने कैलाश पहाड़ पर चढ़ने का तजुर्बा शेयर करते हुए बताया कि जब वो इस पहाड़ पर चढ़ रहा था तो उसका दिल इंतहाई तेजी से धड़क रहा था। उसका कहना था
कि जैसे मैं ऊपर चढ़ता तो मेरा दिल कहता कि मुझे अब वापस चले जाना चाहिए। उसका दिल आगे जाने के लिए आमादा नहीं हो रहा था। इस पहाड़ में से कुछ ऐसी वाइब्रेशंस हो रही थीं जो उसको आगे जाने से रोक रही थीं, जैसे वो पैगाम दे रही थीं कि यहीं से वापस मुड़ जाओ। दोस्तों, इंसान तो इंसान, जदीद टेक्नोलॉजी से बने हुए स्पेस क्राफ्ट भी इस जगह पर जाने से इनकार करते हैं। कुछ नजरियात के मुताबिक इस पहाड़ की चोटी पर कुछ एलियंस आबाद हैं। साइंसी नजरियात के मुताबिक इस पहाड़ ने एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्पेस क्राफ्ट को जदीद टेक्नोलॉजी के साथ ढांप के रखा हुआ है। दोस्तों, आज हम नाज़का लाइन्स के बारे में बात करेंगे। ये लाइनें पेरू के रेगिस्तान में वाक़ हैं। ये तस्वीरें हर लिहाज से इतनी परफेक्ट हैं कि इनको रियाजियाती और जियोमेट्री के इल्म के बगैर बनाना नामुमकिन है। ये निशानात अपनी साख्त के एतबार से इतने बड़े हैं कि इनको दूर आसमान से ही मुकम्मल तौर पर देखा जा सकता है। इन निशानात को एक कदीम तहजीब ने 2000 साल पहले दरियाफ्त किया था। मगर दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि 2000 साल पहले लोग बोलना नहीं जानते थे, ना ही उनके पास जदीद टेक्नोलॉजी और कोई जहाज वगैरह मौजूद था जिसके जरिए लैंडिंग स्ट्रिप्स और निशानात वगैरह बनाए जा सकते। तो हकीकत में इन निशानात के बनाए जाने का मकसद क्या था? इस तरह के अजीबो गरीब स्ट्रक्चर बनाने के बाद नाज़का की तहजीब के लोग अचानक कहां गायब हो गए? क्या आप जानते हैं कि लैंडिंग स्ट्रिप्स और निशानात हम इंसानों के लिए नहीं बल्कि आसमान से उड़न तश्तरियों के जरिए जमीन पर आने वाले एलियंस के लिए बनाए गए थे? अब इस बात में कितनी सच्चाई है और क्या लोगों के पास इसके सबूत मौजूद हैं? जी हाँ, कैप्टन एडवर्ड का कहना है कि एक मर्तबा इस रेगिस्तान में वो अपने जहाज से नीचे झांक रहे थे तो उन्हें इस अजीबो गरीब रेगिस्तान में कुछ अजीबो गरीब निशानात देखने को मिले। इन निशानात को देखकर वो बहुत हैरान हुए और रेडियो के जरिए अपने दोस्तों को कॉल की, मगर इन परफेक्ट तस्वीरों के बारे में मालूमात फराहम नहीं हो सकी। जब कैप्टन ने अपना जहाज जमीन पर उतारा तो ये निशानात इस कदर बड़े थे कि जमीन से मुकम्मल नजर नहीं आ रहे थे। आसमान की ऊंचाई से ही ये तस्वीरें मुकम्मल तौर पर नजर आ सकती थीं। कैप्टन ने फौरन अपने दोस्तों के साथ राबिता किया और उनको इन निशानात के बारे में आगाह किया। सन 1927 में पहली मर्तबा ब्रावेरियन मिलिट्री के पायलट्स ने इन निशानात को देखा। उन्होंने इन निशानात की इत्तिला वहां की अथॉरिटीज और गवर्नमेंट को दी, मगर किसी ने कोई खास तवज्जो नहीं दी। मगर जब और भी बहुत से लोगों ने इन निशानात को देखना शुरू किया और ये बात जब ज्यादा फैलने लगी तो सन 1930 में जर्मनी के कुछ रियाजीदान और माहिरीन आसार कदीमा की एक टीम जो मैरिया रेची के साथ इस रेगिस्तान में आई थी, इन सबको ये निशानात देखकर कुछ अजीब सा एहसास हुआ कि इन निशानात का ताल्लुक इंसानी दुनिया से नहीं हो सकता। इस बात की सच्चाई को जानने के लिए उन्होंने 1930 से इस रेगिस्तान में इन लकीरों का गहराई से तज्जिया करना शुरू किया। जब उन्होंने इस तस्वीर की लंबाई और चौड़ाई नापी तो वो हैरान रह गए, क्योंकि जसामत में वो तस्वीरें आम तस्वीरों की तरह नहीं थीं, बल्कि इनमें से कुछ तस्वीरें इतनी बड़ी थीं कि इनके ऊपर एक पूरा शहर आबाद हो सकता था। वो तस्वीरें बंदरों, मकड़ियों और कुछ बहुत बड़े बड़े परिंदों की थीं जिनको नापना बहुत नामुमकिन सी बात लगती थी। कुछ अशकाल इतनी सीधी और वाज़ेह बनी हुई थीं कि वो किसी साफ शफाफ रनवे की तरह कई किलोमीटर तक फैली हुई थी। सोचने वाली बात यह है कि इतनी दुरुस्त अंदाज और मेजरमेंट्स के साथ ये इतनी बड़ी बड़ी तस्वीरें कैसे बनाई गई थी, क्योंकि इनको जमीन पर खड़े होकर नहीं देखा जा सकता था और इतने साल गुजर जाने के बावजूद भी ये अशकाल यूं की तूं हैं, इनमें कोई तब्दीली नहीं आई। क्या ये वाकई उड़न तश्तरियों का लैंडिंग मकाम है जहां आज भी एलियंस आ जा रहे हैं? मगर ये सवाल जानने से पहले यहाँ पर बसने वाली तहजीब पे थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। नाज़का सिविलाइजेशन इस मकाम पर 2000 साल पहले आबाद थी, मगर ये सारी तहजीब एक ही दिन में कहीं गायब हो गई। ये कैसे हुआ? ये तहजीब एक पुरसुकून दुनिया का हिस्सा थी। इनके पास जदीद आबपाशी का निजाम मौजूद था। इन्होंने जदीद रियाजियाती स्ट्रक्चर बनाए। उस दौर में जदीद आलात, टेक्नोलॉजी, ये सब ना होने की वजह से इस कदर परफेक्ट स्ट्रक्चर ये एक मौजज़ाती कारनामा लगता था। तो क्या किसी दूसरे सैयारे की मखलूक ने इनकी मदद की थी या आसमान से एलियंस उतरे थे? रिसर्चर्स ने जब इन स्ट्रक्चर्स पर रिसर्च की तो कुछ चौंका देने वाली बातें सामने आईं। ये स्ट्रक्चर कोई आम स्ट्रक्चर नहीं थे, बल्कि ये फल्कियाती नक्शे थे। रिसर्चर्स ने जब इस ह्यूमन बर्ड की तस्वीर पर रिसर्च की तो ये बात सामने आई। ये तस्वीर आसमान पर बने सितारों के निशानात का कुछ इस तरह से बुर्ज बना रही थी। बंदर की तस्वीर भी रोशनी के एक बड़े बुर्ज से मेल खा रही थी और सीधी लाइन की तरह बने हुए स्ट्रक्चर साल के कुछ खास दिनों पर मुहित सूरज और चांद की समत का तयन कर रहे थे।
साल 1976 में माहिरीन आसार कदीमा के एक अमले ने इस रेगिस्तान में कुछ गार दरियाफ्त किए। जब वो गार के अंदर गए तो उन्होंने वहां की दीवारों पर अजीबो-गरीब और पुरअसरार पेंटिंग्स बनी हुई देखी। इनमें से कुछ तस्वीरें बहुत बड़े बड़े सरों और आंखों वाली एलियन नुमा मखलूक की थीं। कुछ तस्वीरों में यूं लग रहा था कि आसमान से कोई पुरअसरार मखलूक जमीन की तरफ आ रही है। कुछ तस्वीरें ऐसी थीं जो देखने में इंसान लगते थे, मगर उनका सर किसी और दुनिया की मखलूक का लगता था। इन सब तस्वीरों को देखकर लगता था कि जैसे ये तहजीब किसी दूसरी दुनिया की मखलूक से राबते में थी। इन सब चीजों के बावजूद जो चीज हमें सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है कि ये लोग जमीन से एकदम कहां गायब हो गए। ये तहजीब जनूबी अमेरिका की जदीद, ज़हीन, शानदार और रख रखाव वाली तहजीब थी। फिर भी ये तहजीब पलक झपकने में कैसे गायब हो गई? सन 1990 में इस रेगिस्तान में खुदाई की गई तो वहां पर इस तहजीब के लोगों की हड्डियों के ढांचे मिले, मगर वो ढांचे काफी अजीबोगरीब किस्म के थे। कुछ लोगों के सर धड़ से अलग थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने खुद सर और धड़ को अलग किया हो, और कुछ खोपड़ियां आम खोपड़ियों से काफी लंबी थीं। जब इन हड्डियों पर रिसर्च की गई तो इनमें से कुछ हड्डियां जानवरों की थीं। रिसर्च के दौरान ये बात भी सामने आई कि कुछ लोगों की हड्डियों पर ऐसे कट लगे हुए थे जैसे किसी ने तेज धार आले के साथ ये निशानात बनाए हों। कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि कुदरती आफात इन सब की मौत की वजह बनी होगी, क्योंकि जिस दौर में यहाँ ये तहजीब आबाद थी उस वक्त एक शदीद जलजला आया था। रिसर्च में यह भी पता चला कि यह तहजीब तकरीबन 40 साल तक कहत साली का शिकार भी रही, तो यहाँ पर मौजूद पानी के ज़खायर सूखना शुरू हो गए और आहिस्ता आहिस्ता इस तहजीब पर जिंदगी तंग होना शुरू हो गई, और इस तरह यह तहजीब सफाए हस्ती से मिटती चली गई। एक नजरिया यह कहता है कि इस तहजीब के दूसरे सैयारे की मखलूकात के साथ ताल्लुकात थे, और इस मुश्किल वक्त में दूसरे सैयारे की मखलूक उनको अपने साथ अपने सैयारे पर ले गई। सन 1980 में जब यूएफओ रिसर्चर इस रेगिस्तान में सीधी बनी हुई लाइनों पर रिसर्च कर रहे थे जो किसी रनवे की तरह बिल्कुल सीधी थीं, इन सीधी बनी हुई लाइनों में एक अजीब किस्म की एनर्जी भी रिकॉर्ड की गई जो कि रेडियो सिग्नल्स की तरफ इशारा करती थी। अगर ये रिसर्च सच पर मबनी है तो क्या किसी जमाने में यहाँ पर यूएफओ उतरते होंगे? नासा ने जब सैटेलाइट के जरिए इस एरिया का इमेज कैप्चर किया तो उन्होंने ये बात नोट की कि कुछ स्ट्रक्चर्स के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रोशनी जैसी एनर्जी के जराए मौजूद हैं। इस तहजीब में बसने वाले बुजुर्गों का कहना था कि उनके बाप दादा उड़न तश्तरियों का जिक्र किया करते थे। इसी तरह सन 1960 में भी कुछ लोगों ने यह दावा किया कि उन्होंने इस रेगिस्तान के ऊपर अजीब किस्म की उड़ती हुई रोशनियां देखी हैं। सन 1986 में एक पायलट ने यह दावा किया कि उसने इस रेगिस्तान के ऊपर एक अजीब चमकती हुई लाइट तेजी से उड़ती और गायब होती देखी है। इसके अलावा कुछ रिसर्चर्स ने इस कदीम तहजीब की किताबों का मुताला किया तो उन्हें यह पता चला कि इस किताब में एक ऐसी नस्ल का जिक्र भी था जो कहीं दूर खला से आई थी और फिर खला की तरफ वापस चली गई। जब यह तहजीब इस रेगिस्तान में आबाद थी तब उन्होंने इस रेगिस्तान में छोटी अशकाल के नक्शो निगार की इब्तिदा की जो आज भी देखे जा सकते हैं। इस तहजीब की अशकाल पहाड़ों पर बनी हुई पाई गईं, जबकि नाज़का सिविलाइजेशन और पारासिस सिविलाइजेशन की अशकाल में नुमाया फर्क है। जब माहिरीन आसार कदीमा ने पारासिस तहजीब के मंदिरों और मुख्तलिफ मकामात में इन अशकाल का जायजा लिया तो उन्हें पता चला कि उनके ये नमूने भी मिस्री मीनारों जैसे ही हैं। इससे उन्होंने ये नतीजा निकाला कि हो सकता है नाज़का सिविलाइजेशन ने पारासिस तहजीब की इन रिवायात में जिद्दत पैदा करके इनको बरकरार रखा हो।